Good morning, everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और आज की वीडियो में हम देखेंगे इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के साथ। तो सबसे पहले डेट है वो है 1917। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया। तो सोशलिस्ट मूवमेंट था वो 1917 में रशिया में शुरू हुआ था। नेक्स्ट डेट है अक्टूबर 1917। यूएसएसआर केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो अक्टूबर जो रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, यूएसएसआर उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट डेट है 1985। गोरबाचेव बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। 1985 में गोरबाचेव कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि एकमात्र पार्टी रही थी उस वक्त यूएसएसआर की, उसके जनरल सेक्रेटरी बने। नेक्स्ट हमारी डेट आती है 1991, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। 1991 में सोवियत यूनियन था वो ख़त्म हो गया और उसके जितने भी अलग अलग स्टेट्स थी वो अलग अलग कंट्रीज़ बन गई। नेक्स्ट हमारा आता है दिसंबर 1991, रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन यूएन। जैसे कि हम जानते हैं यूएसएसआर यूएन का मेंबर रहा है, लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसकी सीट रशिया ने टुक ओवर कर ली, रशिया ने ले ली। ठीक है, अब हम देखते हैं इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स वाइज बता देती हूँ। सबसे पहले है प्लान्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड इन यूएसएसआर। यूएसएसआर में एक प्लान्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया था पूरी तरह से। जो उनकी इकोनॉमी थी वो प्लान्ड थी, पूरी तरह से प्री शेड्यूल्ड थी। नेक्स्ट हमारा है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो अब जैसे कि हमें ये भी पता है कि जो यूएसएसआर था पहले वो एक कम्युनिस्ट देश था, तो उसकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में थी। There was no private economy. All means of production and distribution were owned and controlled by the state. अब कम्युनिस्ट कंट्री होने के की वजह से जितनी भी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में थी। कोई भी प्राइवेट इकोनॉमी वहाँ पर नहीं थी। सभी प्रकार के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी साधन थे उन पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार था। नेक्स्ट है हमारा इसका कि सिटीजन्स वर गिवन राइट टू वर्क, वेक्स, रेस्ट एंड लेजर। तो उस वक्त का ऐसा नहीं है कि अगर प्राइवेट इकोनॉमी थी नहीं तो उनके जो सिटीजन्स थे उनको कोई अधिकार ही नहीं था। उनके जितने भी सिटीजन्स थे यूएसएसआर के, उन सभी को काम करने का अधिकार, वेतन पाने का अधिकार, आराम करने का अधिकार और छुट्टियों का अधिकार भी था। अब हम देखते हैं स्टेप्स टेकन बाय गोरबाचेव टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ यूएसएसआर। गोरबाचेव जो कि 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने यूएसएसआर की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले द कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल ओवर इकोनॉमी वाज लूजन्ड। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि जो इकोनॉमी जो पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में थी उस पर जो कंट्रोल था स्टेट का, उसे थोड़ा उन्होंने कम कर दिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल इकोनॉमी पर धीरे धीरे थोड़ा कम होता चला गया। नेक्स्ट इसका पॉइंट है जो उन्होंने एक इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए उठाया था एक स्टेप, वो है द रोल ऑफ स्टेट प्लानर वाज टर्मिनेटेड। जो स्टेट प्लानर का जो रोल था उसे काट दिया गया, कहीं कि कम कर दिया गया। थर्ड पॉइंट इज स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज वर गिवन ऑटोनॉमी इन प्रोडक्शन, दैट्स वाई दे फेस प्राइवेट कॉम्पिटिशन। जो कुछ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज थे उन्हें ये अधिकार दिया गया कि जो प्रोडक्शन है वो अब अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो एक कंपटीशन था प्राइवेट सेक्टर में वो बढ़ गया, क्योंकि उससे पहले तो यूएसएसआर में प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्शन। तो जितनी भी उस वक्त गुड्स होती थी, जो भी वहाँ पर प्रोडक्शन होता था यूएसएसआर में, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, एक नए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को बनाया गया वहाँ पर,
ताकि जितने भी गुड्स हैं उनकी जो क्वालिटी है, प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। टू इम्प्रूव द इकोनॉमी फिजिकल डिसिप्लिन वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो जो ये फिजिकल डिसिप्लिन होता है इसमें हमेशा टैक्सेस वगैरह की बात होती है। वहाँ की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छे से सेट करने के लिए जो ये नया सिस्टम लागू किया यूएसएसआर में वो था फिजिकल डिसिप्लिन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस विद प्रोफेशनल्स वर एस्टेब्लिश्ड। तो जो भी उनके प्रोडक्शन थे, जो भी उनके गुड्स थे, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए बहुत सारे ऑटोनोमस अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जिनमें कि जो प्रोफेशनल्स थे वो काम करते थे। इन सब जितने भी ये गोर्बाचेव ने इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी स्टेप्स उठाए उसके बावजूद जो यूएसएसआर है वो उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से रीज़न थे जिनकी वजह से कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। सबसे पहला है डिफेक्टिव लीडरशिप। उस वक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके जो लीडर्स थे वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे कि पूरे देश को साथ लेकर चल सके, सबको खुश रख सकें और जितनी भी सबकी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। तो डिफेक्टिव लीडरशिप इसका सबसे बड़ा एक रीज़न रहा है। सेकंड हमारा पॉइंट है लिबरल पॉलिसीज़ ऑफ गोर्बाचेव। अब गोर्बाचेव ने सबसे पहले लिबरल पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की यूएसएसआर में, तो जिसकी वजह से जो आम जनता थी उन्हें धीरे धीरे कैपिटलिज्म का टेस्ट आना शुरू हुआ कि कैपिटलिज्म होता क्या है। इससे पहले तो उन्हें पता ही नहीं था कि कैपिटलिज्म होता क्या है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कम्युनिज्म था। थर्ड है वीक इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ यूएसएसआर। अब इतने सालों से जब यूएसएसआर एक कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व था और उसके अफ़गानिस्तान के साथ भी एक बहुत लंबा युद्ध रहा है यूएसएसआर का, जिसमें कि बाद में हमने पढ़ा भी कि यूएसएसआर की हार हो गई, मतलब एक अफ़गानिस्तान जैसे छोटे से देश से यूएसएसआर हार गया। लेकिन इस लंबे युद्ध में जो उसकी इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, तो ये भी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का एक कारण है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ वन पार्टी सिस्टम। अब हमने देखा कि यूएसएसआर में सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो लोगों के पास चूज़ करने का कोई साधन नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। चाहते हुए या ना चाहते हुए उन्हें एक ही पार्टी को वोट देना पड़ता था, एक ही पार्टी को इलेक्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से भी जो यूएसएसआर का है डिसइंटीग्रेशन हुआ, क्योंकि उस वक्त बाकी के जितने भी देश थे उनमें मल्टी पार्टी सिस्टम लागू हो चुका था। सिर्फ यूएसएसआर एक ऐसी कंट्री था या कुछ यूएसएसआर की जो फॉलोअर्स कंट्रीज थी, सिर्फ वही ऐसी कंट्रीज थी जहाँ की कम्युनिस्ट सिस्टम लागू था। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है पार्टी लॉस्ट टू पॉपुलर सपोर्ट। तो जो पार्टी थी उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि सिंगल पार्टी थी, उसका भी जो पॉपुलर सपोर्ट था वो ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि पार्टी के जो आपस के अपने मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे पार्टी के अंदर के, उनमें भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उनके भी आपस में काफ़ी मतभेद थे और ये सारे जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो आम जनता के सामने अब आने शुरू हो गए थे। नंबर 6, स्ट्रेस वाज मोर ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स देन ऑन पॉलिटिकल राइट्स। जो उस वक्त की यूएसएसआर की पॉलिसीज़ थी, उन्होंने अपनी सारी पॉलिसीज़ में सारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स पर ही जोर दिया, पॉलिटिकल राइट्स पर कोई जोर नहीं दिया। मतलब जितने भी अधिकार दिए गए थे उस वक्त सिटीजन्स को, वो या तो सोशल राइट्स थे या इकोनॉमिक राइट्स थे। पॉलिटिकल राइट्स के बारे में सोचा नहीं गया ज़्यादा, तो जिसकी वजह से कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन माना जाता है। नेक्स्ट एक और रीज़न है इसका, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा रीज़न था, क्योंकि हम जानते हैं कि यूएसएसआर में किसी को भी अपने विचारों को प्रकट करने का, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं था। सभी को ब्लाइंडली मतलब कम्युनिज्म को फॉलो करना था, कम्युनिस्ट पार्टी को फॉलो करना था और जो उनके लीडर्स हैं उनको फॉलो करना था। तो जब ये एक मॉडर्न टाइम में रहते हुए भी अगर वहाँ के सिटीजन्स को ये अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में, क्योंकि उस वक्त एक ही पार्टी थी यूएसएसआर में और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, जो पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी पूरी पॉलिटिक्स को, पूरे यूएसएसआर को, और जो भी पॉलिसी वो लागू करना चाहती थी वो बिना किसी की सलाह के या बिना आम जनता की चॉइस के वो उन पॉलिसीज़ को लागू करती थी।
नेक्स्ट हमारा 9th पॉइंट आता है सोवियत यूनियन लेग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सही पॉइंट है, क्योंकि जब यूएसएसआर में कम्युनिज्म लागू था उस वक्त जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी टेक्नोलॉजी के मामले में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी। और जिसकी वजह से जो यूएसएसआर थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने में ही रहती थी, बाहर से कोई भी पॉलिसी वो अपने देश में नहीं लेकर आते थे, किसी को बाहर जाने का अधिकार नहीं था, बाहर के विचारों को अपने देश में लाने का अधिकार नहीं था। तो इसकी वजह से जो यूएसएसआर था वो टेक्नोलॉजी के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ हो गया था वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 10th पॉइंट, फेल्ड इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन्स। अब इतना ज़्यादा कंट्रोल करते हुए भी सिटीजन्स की जो इच्छाएं थी, जो उनकी ज़रूरतें थी, चाहे वो पॉलिटिकली थी चाहे वो इकोनॉमिकली थी, वो सारी ज़रूरतें वो सिटीजन्स की ये पार्टी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, या ये जितनी भी पॉलिसीज़ लागू की जा रही थी वो नहीं फुलफिल कर पा रहे थे। जितने भी यूएसएसआर के लीडर्स थे वो सिटीजन्स को कहीं ना कहीं खुश नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हुए। सबसे पहला है एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अब जैसा कि हम जानते हैं, जब दो सुपर पावर्स थी वर्ल्ड में, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज़ को लागू करना चाहती थी पूरी दुनिया पर और ख़ुद को दूसरे से ज़्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करती थी। और इसी वजह से दोनों के बीच में एक ये तनातनी चली हुई थी कि कौन ज़्यादा बेस्ट है। अब जब दोनों सुपर पावर में से एक ख़त्म हो गई तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में ही था मेन तो कोल्ड वॉर। तो जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ वैसे ही कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है एंड ऑफ बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी मीन्स दो सुपर पावर्स या दो ऐसी पावर्स जो किसी चीज़ को डोमिनेट करना चाहती हैं। ठीक है, एंड ऑफ बाइपोलरिटी मीन्स कि जो ये दो सुपर पावर्स की जो पॉलिसी थी वो ख़त्म हो गई थी। यानी कि दो सुपर पावर्स मतलब एक यूएसए और एक यूएसएसआर। जब यूएसएसआर टूट गया तो सिर्फ एक ही सुपर पावर बची और वो थी यूएसए। तो बाइपोलरिटी का एंड हो गया और फिर क्या शुरू हो गया वर्ल्ड में, यूनिपोलरिटी। यूनिपोलरिटी मीन्स एक सुपर पावर। लेकिन आज के टाइम में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यूएसए ही एक ऐसा देश है जो कि यूनिपोलरिटी की पॉलिसी को अपना रहा है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि यूएसए से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रह गए हैं आज के टाइम में। थर्ड हमारा पॉइंट आता है एंड ऑफ आर्म्स रेस। अब दोनों ही सुपर पावर्स एक आर्म्स रेस में लगी हुई थी, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर पावर वो अपने पास जमा कर रहे थे। दूसरे से ज़्यादा खुद को बेटर दिखाने के लिए वो बहुत ज़्यादा हथियार अपने पास जोड़ रहे थे, अपने पास रख रहे थे। जब ये यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसके साथ ही ये आर्म रेस जो एक होड़ लगी हुई थी दोनों में ही, वो ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा आता है एंडेड द कंट्रोवर्सी ऑफ सुपीरियोरिटी बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों ही देशों में एक कंपटीशन था कि जो अमेरिका था वो कहता था कि कैपिटलिज्म अच्छा है और जो यूएसएसआर था उसका मानना था कि सोशलिज्म ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों ही अपनी अपनी विचारधाराओं को सुपीरियर मान रहे थे, बेस्ट मान रहे थे और चाहते थे कि पूरी दुनिया उसी विचारधारा को फॉलो करे जो कि उनके देश में है। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो जाहिर सी बात है सोशलिज्म तो टूट ही गया। अगर सोशलिज्म इतना ही इफेक्टिव होता तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन ही नहीं होता। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन ने ये साबित कर दिया कि जो सोशलिज्म है वो कैपिटलिज्म की तुलना में उतना भी इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो कैपिटलिज्म था उसकी जीत हो गई। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज़। जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ हमें वर्ल्ड मैप पर बहुत सारी और कंट्रीज़ देखने को मिली। इसका मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ दुनिया में सामने आई जिन्हें कि अब यूएसए से अपने खेमे में ले सकता था, अपने इम्पैक्ट में ले सकता था। या तो वो यूएसए को फेवर करती या तो वो अपनी इंडिविजुअल पॉलिसीज़ अपने देश में लागू करती। तो जो नई कंट्रीज़ दुनिया में आई थी, जो हमें वर्ल्ड मैप पर जो नई कंट्रीज़ देखने को मिली, उसकी वजह से दुनिया का जो नक्शा था वो काफ़ी बदल गया था। अब हम देखते हैं इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट इज इन विच ईयर सोशलिस्ट मूवमेंट टुक प्लेस इन रशिया, एंड द ऑप्शंस आर ए
1916, B 1917, C 1918 या D 1919. And the correct answer is B 1917. Next is collapse of which country is known as collapse of Second World? And options are Soviet Union, B UK, C USA, D none of the above. And the correct answer is Soviet Union. जैसा कि हम जानते हैं दो भागों में दुनिया बट गई थी. फर्स्ट वर्ल्ड मतलब वो यूएसए और वो कंट्रीज़ जो कि यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे, एंड सेकंड वर्ल्ड जो कि यूएसएसआर और यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे. इसके अलावा एक थर्ड वर्ल्ड भी था जो कि वो कंट्रीज़ थी जो किसी भी खेमे में नहीं थी, ना यूएसए को सपोर्ट कर रही थी और ना ही यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन दोनों में से किसी के अगेंस्ट भी नहीं थी. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड, जिसमें कि हम थे, इंडिया थी. थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड एमसीक्यू इज, in which year Warsaw Pact was disbanded? And options are A 1st July 1988, B 10th July 1999, C 1st July 1991 या D 10th July 1991. And correct answer is 1st July 1991. जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो वार्सो पैक्ट की भी ज़रूरत नहीं रही. ठीक है, इसलिए 1 जुलाई 1991 में जो वार्सो पैक्ट था उसे डिसबैन कर दिया गया. फोर्थ वन इज, विद द कोलैप्स ऑफ विच कंट्री डिड द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड? फर्स्ट इज जापान, बी चाइना, सी यूके एंड डी यूएसएसआर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स डी यूएसएसआर. फिफ्थ एमसीक्यू इज, इन विच ईयर disintegration of Soviet Union took place? A 1990, B 1991, C 1992 या D 1993. And the correct answer is B 1991. Sixth MCQ is, in which year Gorbachev became General Secretary of USSR? And options are 1980, 1982, 1983 or 1985. And correct option is D 1985. Seventh question, how many Union Republic were there in USSR? And options are A 10, B 12, C 14 or D 15. And correct option is D 15. Eighth MCQ is, in which year Russia took over the USSR seat in the UN? And options are A December 1990, B December 1991, C December 1992, D December 1993. And correct answer is B December 1991. Ninth MCQ, which USSR leader started political and economic reforms in USSR? And options are A Boris Yeltsin, B Mikhail Gorbachev, C Vladimir Putin या D none of these. And you all know the correct answer. It is B Mikhail Gorbachev. 10th question, Russian Revolution was inspired by the ideas of A democracy, B communism, C capitalism or D none of these. And correct answer is B communism. Next MCQ is, after the Second World War the East European countries came under the control of, and the options are USSR, B UK, C USA or D China. And the correct option is A USSR. Next, 12th MCQ is, Soviet political system was based on which ideology? And options are A socialist, B capitalist, C democratic या D all of these. And answer is A socialist. Next MCQ, 13th point, which military alliance started by USSR? And options are A SEATO, B CENTO, C
Warsaw Pact, or D, all of these? And the correct answer is C, Warsaw Pact. 14th question. Which party dominated the Soviet Union's political system? Options are A, communist, B, capitalist, C, both, या D, none of these. And correct answer is communist. 15th question. The fall of dash symbolized the end of Cold War. And options are economy, B, political parties, C, social reforms, या D, Berlin Wall. And correct answer is D, Berlin Wall. 16th MCQ is, who was first elected president of Russia? And your options are A, Mikhail Gorbachev, B, Boris Yeltsin, C, Putin, or D, none of these. And the correct option is B, Boris Yeltsin. 17th MCQ. Which Soviet republic was the first republic to declare its independence? And options are A, Lithuania, B, Chechnya, C, Dagestan, or D, all of these. And correct option is A, Lithuania. Question number 18. In Central Asia, which country witnessed a civil war? And options are Kazakhstan, B, Uzbekistan, C, Turkmenistan, या D, Tajikistan. And correct option is D, Tajikistan. Next, 19th MCQ. For how many years did the civil war continue in Tajikistan? And options are A, 8 years, B, 9 years, C, 10 years, or D, 11 years. And the correct option is C, 10 years. Next and last MCQ, 20th MCQ. When did civil war of Tajikistan come to an end? A, 1998, B, 1999, C, 2000, or D, 2001. एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी 2001। और इसके साथ ही हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जानकारी के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।